नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की हमारे इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी लर्निंग पॉइंट प्रेजेंट करता है करंट अफेयर्स का संपूर्ण एवं वन स्टॉप सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम 1 से 6 जनवरी तक के 2026 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यूपीएससी लर्निंग पॉइंट एंड पीसीएस लर्निंग पॉइंट की संयुक्त पहल है। आप हमें हमारे टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर इस चीज़ की डिटेल पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का है। यहाँ पे अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है वह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। आप सभी जानते हैं एक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यह दूसरा इंडेक्स है और अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यहाँ पे पोर्ट परफॉर्मेंस की जो है जांच की जाती है, पोर्ट से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ये सागर आकलन कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। यहाँ पे जो कार्गो शिपिंग है, 3 प्रकार के कार्गो शिपिंग होते हैं, उसके तहत जो है रैंकिंग जारी की गई है। सबसे पहला आपका जो कार्गो शिपिंग है उसको बोलते हैं ट्राई बल्क कार्गो और इसमें पारादीप पोर्ट ओडिशा का आपका टॉप पे है। और इसके बाद बात करते हैं लिक्विड बल्क कार्गो, इसमें सिक्का पोर्ट गुजरात का टॉप पे है। और कंटेनर कार्गो की बात करें तो यहाँ पे टॉप पर है मुंद्रा पोर्ट और दूसरे स्थान पे जेएनपीटी पोर्ट महाराष्ट्र में, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर 2 की टर्म है, एक है टर्न अराउंड टाइम और दूसरा है बर्थ इडल टाइम। ये क्या है? तो जो टर्न अराउंड टाइम है वह यह बताता है कि एक पोर्ट यानी कि एक बंदरगाह पर कोई जहाज कितने देर के लिए खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए जहाज 12 घंटे के लिए खड़ा होता है, 24 घंटे के लिए, जिसमें उससे सामान उतारा और लादा जाता है। तो इसको बोलते हैं, इसको जो टोटल टाइम जिस पे जहाज एक पोर्ट पर जाती है और वापस आती है, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। दूसरी चीज़ होता है बर्थ इडल टाइम। ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे एक जहाज़ है वह अभी आपके पोर्ट पे आ गई है और यहाँ पर इसको कितना देर वेट करना पड़ता है, यानी कि कितना देर इस जहाज़ से ना तो सामान लादा जाता है और ना सामान उतारा जाता है, यानी कि जहाज़ खाली खड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं बर्थ इडल टाइम। तो ये दोनों टाइमिंग में भारत के संदर्भ में बात करें तो काफ़ी कमी आई है। तो इस वजह से ये भी शब्द याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी न्यूज की बात करें तो अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई है। आप सभी जानते हैं अहिल्याबाई होलकर जो है वह भारत की एक शासिका रही हैं और काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। अभी हाल ही में इनकी 300वीं जयंती पिछले साल बहुत धूमधाम से मनाई गई है। विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1725 में हुआ था अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। इनकी शादी जो है खांडेराव होलकर से हुई। बाद में जब खांडेराव होलकर मृत्यु को प्राप्त किए तो उसके बाद ये मराठा मालवा साम्राज्य की शासिका बनी, यानी कि मराठों के तहत जो मालवा साम्राज्य था उसकी शासिका बनी। इन्होंने 30 सालों तक जो है शासन किया। अहिल्याबाई होलकर ने 30 सालों तक शासन किया और इन्हें एक जॉन की नामक विचारक है, JOHN जॉन KEAY की, इन्होंने द फिलोसफर किंग की उपाधि दी या दार्शनिक रानी की संज्ञा दी। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि जो है दार्शनिक रानी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अहिल्याबाई होलकर को दार्शनिक रानी की संज्ञा दी जाती है। और ये संज्ञा किसने दिया है? जॉन की ने दिया है। अगर हम अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो इनका योगदान क्या रहा है? तो वैसे तो बहुत योगदान रहा है, बट इसमें सबसे बड़ी जो योगदान है वह सोमनाथ मंदिर आपका जो गुजरात में है और काशी विश्वनाथ मंदिर जो आपका वाराणसी है में है, इनका पुनर्निर्माण करने के कारण जो है इनको काफ़ी सम्मान प्राप्त है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इंदौर शहर के विकास में भी जो है अहिल्याबाई होलकर ने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। तो आप याद रखिए, सोमनाथ मंदिर एवं काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें अगले न्यूज़ की, तो भारत का 18वां रेलवे जोन जो है डिक्लेयर किया गया है दक्षिण तटीय रेलवे जोन को, यानी साउथ कोस्ट रेलवे जोन को। जो आपका अभी तक है ना, भारत में 17 रेलवे जोन हुआ करता था और अब जो है 18 रेलवे जोन हो गया है। नया रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसे साउथ कोस्ट रेलवे जोन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपका मुधासर लोवा में अभी निर्माणाधीन है, लेकिन हेडक्वार्टर मुधासर लोवा में है। बात करें तो इसकी गठन क्यों किया गया, तो आप सभी जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश जो डिवीज़न था उसके लिए एक पृथक रेलवे जोन की मांग की गई थी, इसी वजह से इसका गठन किया गया है। अगर हम बात करें इस रेलवे जोन की, तो इस रेलवे जोन के अंदर 4 डिवीज़न है, यानी इसके अंतर्गत 4 सब डिवीज़न ऐसे मान सकते हो, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटाकल एंड गुंटूर। ये चारों सब डिवीज़न किसमें हैं? दक्षिण तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि रेलवे जोन की अध्यक्षता कौन करता है, जैसे हमने बताया कि अभी तक भारत में कुल 18 रेलवे जोन हो गए हैं, तो इनकी अध्यक्षता करने का जो कार्य है वह जनरल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। और जो जनरल मैनेजर होता है रेलवे बोर्ड के अंतर्गत होता है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। याद रखिए, ये 18वां रेलवे जोन है और मुख्यालय है मुधासर लोवा में। अध्यक्षता जो है प्रत्येक रेलवे जोन की जनरल मैनेजर द्वारा की जाती है। इसके बाद हम बात करें, खेत बचाओ अभियान जो है वह लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया है? रायसेन मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो क्या है खेत बचाओ अभियान? खेत बचाओ अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है कि आप जो सॉयल हेल्थ है उसको सुरक्षित करें, उस और खेतों का उपज और खेतों की जो महत्व है उसको सुरक्षित करें। अगर हम बात करें तो रायसेन मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। इसकी थीम है सेव आवर फील्ड्स सेव आवर फ्यूचर, यानी अपने खेतों की सुरक्षा, अपने भविष्य की सुरक्षा। बात करें यहाँ पे क्रियान्वयन कौन करता है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के खेत बचाओ अभियान आपका जो है खेत में उर्वरता के संरक्षण के लिए, मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। अगर हम बात करें तो पद्मा बैराज, अभी हाल ही में क्या हुआ कि बांग्लादेश ने कहा कि हम जो है गंगा नदी पर एक बैराज बनाने जा रहे हैं, पद्मा बैराज। आप सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है ना, वो बांग्लादेश में इंटर करने के बाद पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश इस नदी पर जो है वह पद्मा बैराज बनाएगा। तो चाहे गंगा नदी बोले या पद्मा नदी बोले, तो बात एक ही है। अगर हम बात करें कि भारत में जो है गंगा नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बैराज। तो ये फरक्का बैराज क्या करता है कि जो आपका गंगा नदी है ऐसे जाती है, तो गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, एक इसकी वितरिका है जिसको बोलते हैं हुगली, और इसी हुगली नदी पर यहाँ पे है कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे एक फरक्का डैम बनाया गया और जो गंगा की इधर की जो है वाटर सप्लाई थी इसको रोक करके और हुगली में छोड़ दिया गया, जिससे कि जो है आपका कलकत्ता पोर्ट है वह सक्रिय हो पाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत ने भी पहले से फरक्का बैराज बना रखा है, अभी बांग्लादेश पद्मा बैराज बनाने जा रहा है। इसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई सीरीज काफ़ी सुर्खियों में है। यहाँ पर अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो यह कौन जारी करता है? यह आपका NSO के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो NSO जारी करता है IIP को। अगर हम बात करें तो IIP की जो नई सीरीज है, इसको नई सीरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका आधार वर्ष अभी चेंज कर दिया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। तो इसके आधार वर्ष को याद रखिए, एग्जाम में जो है आपको पूछा जा सकता है और यहाँ पे
गलत स्टेटमेंट दे सकता है कि आईआईपी के आधार वर्ष 2020-21 है या फिर 2016 है, ऐसा गलत स्टेटमेंट दे सकता है। एकदम याद रखिएगा जो इसका आधार वर्ष है वह 2022-23 है। इसके बाद बात करें कि आईआईपी में क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो सबसे पहला क्या किया गया है कि यहाँ पे आधार वर्ष में बदलाव किया गया है। नंबर 1 हमने बताया। एक नया क्षेत्रक जोड़ा गया है, जलापूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन नाम का एक नया क्षेत्रक जोड़ा गया है। अभी तक इसके अंतर्गत 3 सेक्टर थे, 3 क्षेत्र थे। अभी यहाँ पे ये चौथा क्षेत्र नया जोड़ा गया है, नया। ठीक है। कुल आइटम्स जो है 839 पहले हुआ करते थे, अभी बढ़ाकर 1042 भी किया गया है। तो अगर हम बात करें तो आधार वर्ष के परिवर्तन के साथ में नए क्षेत्र भी जोड़े गए और आइटम में वृद्धि भी की गई है। अगर हम बात करें आईआईपी के घटक की, तो आईआईपी कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 घटक आप देख सकते हो। 4 घटक। सबसे ज़्यादा अगर हम क्रम में बात करें, भारांश के क्रम में, कभी कभी एग्जाम में यूपी पीसीएस में या बीपीएससी में ऐसा एग्जाम में सीक्वेंस लगाने को पूछ लेता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका विनिर्माण है ना वो 76% है, सबसे ज़्यादा भारांश। और सबसे ज़्यादा क्या, यहाँ पे 3/4 भारांश अकेले है, 75% से भी अधिक। तो ये पॉइंट याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो भारांश है वह विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। उसके बाद खनन एवं उत्खनन का है, फिर विद्युत एवं गैस आपूर्ति का है, और जलापूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे कम जो है वह वेटेज दिया गया है। और यहाँ पे जो गैस आपूर्ति है ना, ये भी पहले नहीं थी, ये भी अभी नई सीरीज में जोड़ा गया है, पहले केवल विद्युत हुआ करता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंबोडिया की जो कंबोडिया है ना, वहाँ पर सीमा पारीय यूपीआई भुगतान प्रणाली को लॉन्च किया गया है। ट्रांस बॉर्डर यूपीआई, ट्रांस बाउंड्री जो यूपीआई सिस्टम है वह एनपीसीआई इंटरनेशनल के द्वारा संचालित किया जाता है। और अगर हम बात करें यूपीआई जो है, हम भारत जो है विभिन्न देशों में यूपीआई को बढ़ावा दे रहा है। अभी वर्तमान में ना कुल 9 देशों में यूपीआई लॉन्च किया जा चुका है। 9वां देश आपका कंबोडिया है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि किन देशों में यूपीआई संचालित है, तो यहाँ पे आप नाम याद रखिए, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कतर। ये 8 अभी तक थे और अभी नया जो है आपका कंबोडिया जोड़ा गया है, जो कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 9 देशों में यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद बात करें हम नवाचार मंत्र पहल की, तो हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक पहल नवाचार मंत्र पहल लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टायर 2 और टायर 3 शहरों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, नवप्रवर्तक हैं, स्टार्टअप करने वाले जो युवा हैं, उनको मेंटरिंग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नवाचार मंत्र पहल जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी पोर्टल जो है वह लॉन्च किया गया है DARPG यानी प्रशासनिक लोक सुधार एवं शिकायत विभाग द्वारा। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में क्या किया है, जो आपका यमुना एक्शन प्लान है ना, इसको बनाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की और इससे कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर आप जो है वह यमुना एक्शन प्लान पर ठोस जो है वह जवाब दीजिए। अब यहाँ पर ना 13वां ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भारत में नई दिल्ली में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया है। अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों का एक मंत्री स्तरीय प्लेटफॉर्म है, मंत्री स्तरीय मंच है, यानी ब्रिक्स देशों के मंत्री यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। किस विषय पर बात करते हैं? अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, उसके अपॉर्चुनिटी, अवसर एवं चुनौतियों पर बात करते हैं। अगर हम बात करें ना तो इसकी जो थीम थी क्या थी, वह सिटीज फॉर पीपल ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की। अगर हम विजन की बात करें
तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट के विजन के साथ शहरीकरण को मानवता से जोड़ करके जो है वह ये ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम आगे मार्ग प्रदान करता है। अगर हम बात करें तो भारत में ऐसा चौथी बार जो है ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया है। और अगर ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर कुल 11 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? पहले 5 हुआ करते थे, बाद में इसकी सदस्यता का विस्तार हुआ, अभी कुल 11 देश हैं। तो यहाँ पे 11 का नाम याद रखिए। पहले थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना, और बाद में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नए सदस्य जोड़े गए। तो कुल मिलाकर के 11 सदस्य देश ब्रिक्स में वर्तमान में हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोजेक्ट उदयक का, अभी बहुत न्यूज़ में था प्रोजेक्ट उदयक। उदयक यहाँ पे उदय से बना हुआ है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट उदयक है उसके तहत नॉर्थ ईस्ट में और ख़ास तौर से आपका असम और अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण करने की एक परियोजना है। BRO द्वारा 1989 में प्रारंभ किया गया है। तो काफ़ी लगभग यहाँ पे 35 साल पुरानी जो है यह परियोजना हो चुकी है। इंडो म्यांमार बॉर्डर या फिर चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जो है वह प्रोजेक्ट उदयक BRO द्वारा संचालित किया जाता है। अभी हाल ही में मलेशिया ने क्या किया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित कर दिया है। बोला है कि देखो, अगर आप अंडर 16 है यानी 16 साल से कम हैं तो आप जो है सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हो। आप जानते हो कि पहले से भी ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न देशों ने सोशल मीडिया पर बच्चों को प्रतिबंधित कर रखा है। तो अभी यहाँ पे मलेशिया जो है, याद रखिए, मलेशिया ने अभी प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें तो यहाँ पे मिशन स्नेह जोड़ी एक पहल है। ये मिशन स्नेह जोड़ी असम में जो है मूंगा सिल्क जो उत्पादन हो रहा है, जो मूंगा सिल्क ब्रांड है, इसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने, ब्रांडिंग करने के लिए मिशन स्नेह जोड़ी लाया गया है। 3 वर्षीय मिशन है, और यहाँ पे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MDONER जो है नोडल एजेंसी है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय, इस पहल की। अगर हम बात करें जो मूंगा सिल्क है, तो विश्व में जो कुल उत्पादन होता है ना मूंगा सिल्क का, उसका 90% उत्पादन जो है वह असम के द्वारा किया जाता है। यानी कि असम में ही मूंगा सिल्क उत्पादन होता है, और दुनिया की एकमात्र ऐसी जो है प्राकृतिक रेशम है जिसका जो है कलर गोल्डन कलर का है। तो कृत्रिम सिंथेटिक तो आप बना लीजिए, लेकिन प्राकृतिक रेशम में केवल और केवल मूंगा सिल्क ही एकमात्र सिल्क है जो गोल्डन कलर में दिखता है। अगर हम बात करें भारत की पहली GI टैग प्राप्त रेशम है तो वह है आपका मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क को अगर साइंटिफिकली देखें तो आजकल बायोलॉजी में बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है, तो एंथेरिया असमेंसिस नाम का जो है रेशम का कीड़ा है, इसी से जो है मूंगा सिल्क का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र की, तो यहाँ पे जो है अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं 8 राज्यों को, और यहाँ पे विभिन्न राज्यों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पे जो है रोजगार के संवर्धन के लिए विभिन्न प्रोडक्ट की पहचान की गई है, जिसे वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग का कार्य किया जा रहा है। तो उसमें अभी हमने देखा असम में मूंगा सिल्क है, नागालैंड में कॉफ़ी को चयनित किया गया है, त्रिपुरा में पाइनएप्पल को चयनित किया गया है, सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि। आप जानते हैं कि जो सिक्किम है ना, वो भारत का सबसे पहला जो है पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य भी है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कीवी को जो है चयनित किया गया है। मिज़ोरम में ऑर्गेनिक जिंजर यानी कि जो आपका अदरक है, जो ऑर्गेनिक अदरक है, उसको जो है मिज़ोरम में, और मणिपुर में पोलो को जो है वह चयनित किया गया है। तो ये सभी राज्यों का और इसके चयनित उत्पादों से आप नाम याद रखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, ये मिलान करने को आपको आ सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो यहाँ पर आपका ऑपरेशन अंतिम प्रहार है।
महाराष्ट्र में संचालित एंटी नक्सल ऑपरेशन है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो ये है आपका ऑपरेशन अंतिम प्रहार, जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन। गढ़चिरौली को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। गढ़चिरौली कहाँ पड़ता है? तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इसी ऑपरेशन की यह एक सफलता के तौर पे देखा जाता है। बात करें कर्नाटक के सीएम के तौर पे हाल ही में DK शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रुद्रम 2 मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है, काफ़ी न्यूज़ में था। एयर टू सरफेस मिसाइल यानी कि हवा से ये ज़मीन पर हमले करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट से हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। तो अगर हम बात करें कि कैसे हवा से ज़मीन पे उड़ान, क्योंकि ज़मीन से आप जानते हो, ज़मीन से हवा में आप जो है मिसाइल यूज़ करते हो, लेकिन हवा से ज़मीन पे कैसे यूज़ करोगे? तो यहाँ पे कोई एक एयरक्राफ्ट होता है, उससे जो है इसको जो है अटैच कर दिया जाता है, और जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो इसको जो है छोड़ देता है, और ये हवा में ग्लाइडिंग करते हुए और जाकर जो है ज़मीन पर अटैक करता है या मिशन को जो है ध्वस्त करता है। अगर हम बात करें रुद्रम 2 की, तो रुद्रम 2 इसकी बात कर रहे हैं। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि एक प्रकार की ARM मिसाइल है। इसकी रेंज है वो 300 किलोमीटर तक है, यानी हवा में छोड़ने के बाद 300 किलोमीटर तक जो है वह गति कर सकता है। इसकी गति जो है वह 5.5 मैक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा। आप सभी जानते हो जो मैक होता है वह हवा में ध्वनि की चाल होता है। लगभग 340 मीटर पर सेकेंड मैक की स्पीड होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो 3 टाइप की गति होती है। एक होती है कि सोनिक स्पीड। सोनिक मतलब क्या होता है ना, जो साउंड की गति है, जो ध्वनि की गति है, उसको बोलते हैं सोनिक होती है, यानी कि 1 मैक तक। यहाँ पर अगर हम ऐसे देखें तो जो आपका सोनिक स्पीड है वह आपका 1 मैक तक होता है। इसके बाद आता है आपका सुपरसोनिक। सुपरसोनिक में क्या होता है, स्पीड 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक हो जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक में क्या होता है, वह 5 मैक से अधिक की स्पीड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी स्पीड 5.5 मैक तक है, यानी कि यह हाइपरसोनिक एक मिसाइल के तौर पे देख सकते हो, और आप सुपरसोनिक भी इसको मान सकते हो। इसके बाद महा वाटर मिशन जो है वह लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय और ANRF के द्वारा। अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और जल शक्ति मंत्रालय ने मिल करके जो है महा वाटर मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये फिर महा वाटर मिशन क्या है? तो वाटर का मतलब आप सभी जानते हैं जल संरक्षण से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर महा का फुल फॉर्म देख लीजिए, मिशन फॉर एडवांस्ड इन हाई इम्पैक्ट एरिया, जो है यह आपका महा का फुल फॉर्म है, और ये है आपका महा वाटर मिशन। और अगर हम बात करें कि इसको जो है लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय और ANRF के द्वारा, तो यहाँ पे ANRF जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये क्या है? तो ये एक सांविधिक निकाय है जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के तहत गठित किया गया था, यानी कि यह एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसकी अध्यक्षता PM के द्वारा की जाती है, और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और हम बात कर रहे हैं ANRF की, किसकी? ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम। क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम मॉस्को रूस में आयोजित किया गया है। 2016 में जो है रूस की पहल पर जो है यह स्थापित किया गया एक मंच था। तो यह रूस में जो है हर साल आयोजित किया जाता है। ब्यूफोर्ट किला काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि इस पर इजराइल ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ब्यूफोर्ट किला कहाँ पड़ता है? तो वैसे तो लेबनान में पड़ता था, लेकिन
लेबनान की एक पहाड़ी है और ये सिक्योरिटी पर्पस से सीमा की निगरानी के पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अभी जो है वह इज़राइल ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो ब्यूफोर्ट किला कहाँ पे है? लेबनान में है, लेकिन इज़राइल के नियंत्रण में है अभी वर्तमान में। इंडिया वियतनाम ने ब्रह्मोस के साथ डील किया है। भारत जो है अब वियतनाम को भी जो है वह ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा। अभी आप जानते हैं कि सबसे पहले फिलीपींस ऐसा देश था, सबसे पहला देश जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया था। अब बात करें ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह भारत की एक मिसाइल है जिसे भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा के संयुक्त जो है नाम से ब्रह्मोस बनाया गया है। और यहाँ पे बात करें तो रूस के सहयोग से भारत में विकसित किया गया है। इसकी जो गति है ना वह 2.8 से 3 मैक तक है। और अभी हमने देखा कि जो है 5 मैक तक की जो स्पीड होती है वह सुपरसोनिक जो है वह होती है। तो ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक जो है वह क्रूज मिसाइल है। तो यह एक क्रूज मिसाइल है। कभी भी आपसे बोले ना बैलिस्टिक मिसाइल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक क्रूज मिसाइल है। अब डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है ना कि जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेन है, तो जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो यहाँ से अगर आप ना उड़ान भरोगे तो सीधा ये आसमान में उड़ते हुए ऐसे जाके और फिर यहाँ पे टारगेट को हमला करेगी। ये हो गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल। फिर दूसरी चीज़ होता है कि अगर आपका क्रूज मिसाइल है तो क्रूज मिसाइल क्या करेगा? क्रूज मिसाइल इतना टॉप पे नहीं जाएगा। क्रूज मिसाइल सतह के पास से ही ऐसे उड़ान भरते हुए ऐसे गति चेंज करते हुए जाके यहाँ पे हमला करेगी। तो ये है आपका क्रूज मिसाइल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रूज मिसाइल और ये हो गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो रेंज है ना ब्रह्मोस मिसाइल की 450 से 500 किलोमीटर तक का मैक्सिमम रेंज है। लेकिन अगर हम बात करें ना तो इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं। यहाँ पर 290 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 500 या 450 किलोमीटर तक का रेंज है। लेकिन जो भारत निर्यात कर रहा है ना, जैसे फिलीपींस को निर्यात किया, अभी वियतनाम को कर रहा है, ये 290 किलोमीटर की जो है गति क्षमता वाला जो वेरिएंट है उसको निर्यात कर रहा है। लेकिन इसकी जो है रेंज की बात करें ना तो 450 और 500 किलोमीटर तक का रेंज हम प्राप्त कर चुके हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मोस की तो यहाँ पे ना 2 चरण का ईंधन है। चरण 1 में ठोस ईंधन यूज होता है और चरण 2 में तरल ईंधन रैमजेट इंजन यूज किया जाता है। तो चरण 2 में यहाँ पे रैमजेट इंजन चलता है और तरल ईंधन का यूज किया जाता है। तो 2 चरण यहाँ पे याद रखिए। अगर 3 चरण दे दे तो गलत हो जाएगा। ऑलरेडी यूपीपीसीएस में इस पर जो है वह क्वेश्चन ब्रह्मोस मिसाइल पर पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो सकता है या किसी और स्टेट में पूछा जा सकता है। गति 2.8 से 3 मैक का याद रखिए, 2.8 मैक, ठीक है। भारत ओमान सीईपीए समझौता, अभी हाल ही में भारत ने ओमान के साथ सीपा समझौता किया है। ये सीपा समझौता क्या है भाई? तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, समग्र एवं आर्थिक साझेदारी समझौता। अगर हम बात करें ना तो जो ओमान है ना अब तक जो है वह केवल यूएसए के साथ जो है वह यूएसए के साथ सीपा साइन किया था इसने। अभी क्या हुआ है ना, अभी भारत के साथ में भी अभी जो है वह भारत के साथ साइन किया। तो भारत जो है वह दूसरा देश हो गया जिसके साथ ओमान ने सीपा साइन किया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत ने कई देशों के साथ किया है लेकिन ओमान ने केवल यूएसए और भारत के साथ ऐसा समझौता किया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत के जो है और ओमान के बीच में व्यापार को बढ़ावा होगा। यहाँ पर ओमान ने कुछ शर्तें भारत की मानी हैं, तो हम आपको ऐसे टू द पॉइंट बता दे रहे हैं। समझिए कि सबसे पहला हो गया, ओमान ने कहा है कि जो आपका ड्रग्स है, जो आपका ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है, जो आपका
मेडिसिन है, इसको जो है अगर किसी थर्ड पार्टी ने जैसे एफडीए ने अगर अनुमोदन दे दिया है तो हम ऐसे ही आयात करने की अनुमति दे देंगे, हमको फिर से जांच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर और क्या ओमान ने माना? ओमान ने कहा कि देखो, आपके देश में जो आपका जैविक प्रमाणन है, तो जैविक प्रमाणन अगर किसी जो है सर्टिफाइड बॉडी के द्वारा पहले से कर दी गई है तो इसको भी हम डायरेक्ट जो है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अब हम फिर से इसको जो है प्रमाणित करने का काम नहीं करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब ओमान जो है वह बार बार चीज़ों को सर्टिफाई करने, उसकी जांच करने में जो किसी भी देश के साथ व्यापार बाधा होती है, इसको न्यून किया जा सकेगा या न्यून हो गया है। अब व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है। इसके बाद बात करें हम फूड प्लानेट प्राइज़ 2026 की, बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित कृषि कार्यक्रम को पहली बार फूड प्लैनेट प्राइज़ जो है वह पुरस्कार मिला है और ये भारत की पहली ऐसी जो है कोई संस्थान या कोई चीज़ है जिसको जो है फूड प्लैनेट प्राइज़ मिला है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। फूड प्लैनेट प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये जो है 2019 में कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन जो कि स्वीडिश में है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो 2019 में स्टार्ट किया गया है। पुरस्कार राशि $1.5 मिलियन दिया जाता है। तो अभी जो है 2026 का जो पुरस्कार है वह आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित कृषि कार्यक्रम को मिला है। तो इसको अभी जो है 1.5 मिलियन जो है वह फूड प्लैनेट प्राइज में मिलने वाला है। फिर एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ब्लू माइक्रो मून की, ये बहुत ही ना दुर्लभ घटना है और काफ़ी न्यूज़ में थी और ये जो है भारत में अभी रिसेंट में जो है इसको देखा गया है विश्व में। तो अगर हम बात करें ब्लू माइक्रो मून क्या है, तो आप सभी जानते हैं, पहले से ब्लू मून भी सुना हुआ है लेकिन माइक्रो मून जैसा कॉन्सेप्ट नहीं सुना हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत टेक्निकल है, आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि दो स्थिति अगर एक साथ में होगी तो इसको बोलेंगे ब्लू माइक्रो मून। यानी पहले से ब्लू मून भी हो और अपोजी अपभू की स्थिति हो तो इसको बोलेंगे ब्लू माइक्रो मून। अब ये क्या है भाई, ब्लू मून क्या है, अपोजी क्या है, तो आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो हम इसको समझा रहे हैं ऐसे कि देखो यहाँ पे ना जो चंद्रमा है जब चक्कर लगाता है पृथ्वी का तो कितने में लगाता है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है वह आपका 29.5 डेज में लगाता है। तो ये जो 29.5 डेज है इसको बोलते हैं चंद्र दिवस, क्या बोलते हैं, लूनर चंद्र मास बोलते हैं, यानी कि लूनर मंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस लूनर मंथ में क्या होगा, चंद्रमा एक बार पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और एक बार सबसे दूर होता है। अब जब यहाँ पे चंद्रमा पेरिजी के पास होगा यानी कि पृथ्वी के पास होगा तो उसको पेरिजी यानी कि उपभू बोलते हैं, और जब चंद्रमा दूर होगा तो इसको अपोजी बोलते हैं यानी कि अपभू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिफरेंस है ना 3,56,400 किलोमीटर और 4,06,700 किलोमीटर, तो यहाँ पे 50,000 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर जब अपोजी की स्थिति होगी तो जो है चंद्रमा छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब ब्लू मून में अपोजी की स्थिति होगी तो चंद्रमा और छोटा दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या होगा कि इसको बोलेंगे ब्लू माइक्रो मून, और ये घटना अभी जो है इसके बाद 2053 में होगी, यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसी घटना फिर से होगी। तो बेहद ही दुर्लभ घटना है, बेहद ही महत्वपूर्ण घटना है। तो ऐसे याद रखिए कि ये जो है ब्लू माइक्रो मून में ब्लू मून और अपोजी दोनों स्थिति होती है। और ब्लू मून क्या होता है, तो ब्लू मून एक ऐसी स्थिति होती है, तो जब एक माह में दो पूर्णिमा होता है तो इसको ब्लू मून बोलते हैं, और पूर्णिमा क्या होता है, फुल चांद को बोलते हैं। आप सभी को यह पता है कि फुल जो मून होते हैं इसको पूर्णिमा बोलते हैं, यानी कि चंद्रमा जब पूरा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। यानी कि जब पृथ्वी हो और एक साइड में चंद्रमा हो और दूसरे साइड में सूर्य हो, तो यहाँ पे सूर्य की जो है वह सारी
किरणें जो है चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी पे आएंगी और पूरा चंद्रमा गोलाकार दिखाई देगा, इसको बोलेंगे ब्लू मून। ब्लू मून होता है आपका 29.5 डेज में। लेकिन जब कभी क्या होगा कि एक महीने में 2 बार, यानी एक महीना जो हमारा कैलेंडर माह होता है वह 30 और 31 दिन का होता है, तो जब एक महीने में 2 बार जो है जिस महीने में घटित होगी उसको ब्लू मून बोलेंगे। लेकिन अगर ब्लू मून के समय अपोजी की स्थिति है तो इसको बोलेंगे ब्लू माइक्रो मून। इसके बाद बात करें हम, बनासकांठा पुलिस रेंज का गठन किया गया है। किसने गठन किया? तो गुजरात सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जो पाकिस्तानी सीमा के आसपास जो है वह जो आपका कच्छ के क्षेत्र में सुरक्षा है उसको जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है गुजरात सरकार के द्वारा गठित किया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है पहले से ही बीएसएफ की तैनाती की जा चुकी है। आपको पता है कि अलग अलग जो बॉर्डर्स है उस पर अलग अलग फोर्स जो है वह तैनात होती है। बीएसएफ पाकिस्तान भारत की सीमा पर होता है, यहाँ पर एसएसबी होता है बांग्लादेश व भूटान की सीमा के साथ है। ऐसे ही जो है असम राइफल्स होता है म्यांमार की सीमा के साथ, और आईटीबीपी होता है आपका चाइना की सीमा के साथ। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान की सीमा के साथ बीएसएफ है, लेकिन अभी जो है बनासकांठा पुलिस रेंज का गठन गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। देखो, राज्य सरकारें भी ना जो सीमाई क्षेत्र है वहाँ पे उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो है अपनी अपनी जो है यूनिट गठित करके रखती हैं जो वहाँ पे कार्य करती हैं। फिर बात करें एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण समर्थन तंत्र की, तो यहाँ पर भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। किसको? जो एटीएफ ईंधन है, एटीएफ फ्यूल है, इसके मूल्य जो बढ़ रहे हैं ना, तो उसके विरुद्ध इनको भारतीय एयरलाइंस को सहायता दी जाएगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो आपका हवाई उड़ान है ना, हवाई उड़ान पर ना अगर एटीएफ की रेट बढ़ेगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो कि फ्यूल होता है हवाई जहाज़ की, अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो हवाई उड़ान की लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो इसका किराया बढ़ेगा, और किराया बढ़ेगा तो इससे जो है वह काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, या तो फिर आप जो है जो विमानन कंपनी है वो लॉस में जाएंगी। तो ऐसे में भारत सरकार ने इस क्षेत्र के सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक जो है मूल्य स्थिरीकरण समर्थन तंत्र और कोष को लॉन्च किया है। एटीएफ याद रखिए, एविएशन टरबाइन फ्यूल, हवाई जहाज की जो ईंधन होता है उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं वैसे ही एटीएफ होता है हवाई जहाज के लिए। बात करें क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, तो किसकी पहल है? भारत ने यूके के साथ मिलकर लॉन्च किया, यूनाइटेड किंगडम की पहल है। क्वेश्चन अगर पूछ ले वहाँ पे अमेरिका का ऑप्शन दे दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत और यूके की संयुक्त पहल है, याद रखिएगा। तो यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स 1 से 6 जून 2026 का कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी डिटेल पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।